तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे IMS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर न्यू सेशन ऑफ क्लास 11th। आप लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को पास कर चुके हैं। आई होप आपको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल चुकी होगी और आपने ऑप्ट अगर करी है साइंस, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी, तो आप आज से 2 साल बाद देने वाले हैं नीट, जो कि होगा 2027 का नीट का एग्जाम। उसमें आप लोग compete करने वाले हैं। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस। चाहे आप नीट के थ्रू डॉक्टर बनने जाएं या आप कोई भी कॉलेज से बैचलर्स करें किसी भी फील्ड में, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनीथिंग, आप उन सब में बहुत अच्छे से अपना फील्ड को परस्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने स्टार्ट कर दी है बायोलॉजी पढ़ना, तो आपको शायद ये वाले चैप्टर तो अभी तक टीचर स्टार्ट करवा ही चुके होंगे आपके स्कूल्स में, और ये चैप्टर कंपैरेटिवली सारे चैप्टर से सबसे ज्यादा आसान है। और जब अभी लास्ट एनसीईआरटी रिफर्बिश्ड हुई है तो इसका कुछ पोर्शन कट डाउन भी कर दिया है, तो ये चैप्टर और कंपैरेटिवली पहले भी आसान था, अब और ज्यादा आसान बन चुका है। और इसी आसान से चैप्टर से हमारी जो क्लास 11 शुरू होती है, बहुत हल्के से चैप्टर से लेके बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर्स तक भी हम जाते हैं। इसमें टोटल आपके पास 22 टू 23 चैप्टर्स हैं अब इसमें क्लास 11th की बायोलॉजी में। शायद ये थोड़ा नंबर मेरा गलत भी हो सकता है, मैंने अंदाजे से बोला क्योंकि मुझे चैप्टर्स के नाम याद है, नंबर नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले, हम बिना किसी देरी के आज एकदम बहुत स्टार्टिंग करने वाले, एकदम छोटे से ना, हौले हौले से, जैसे हवा चलती है वैसे ही हौले हौले हमारा सिलेबस चलेगा। और सेशन के एंड आते आते तक 11th क्लास का ये पूरा सारे चैप्टर्स हम खत्म कर चुके होंगे। तो की फीचर्स की बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में हमको बताया क्या है, इसमें है क्या क्या चीजें। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कैसे कह सकते हो कि सामने जो ऑर्गेनिज्म आपके खड़ा है वो कोई भी हो सकता है, कोई जानवर, कोई पौधा, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता, नहीं नॉन लिविंग तो नहीं, कोई मैनमेड चीज भी हो सकती है, जैसे कुर्सी, टेबल, ये कैमरा जो लगा हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हो ये जो मेरे सामने ये चीज है ये जिंदा है, ये जीवित है। इसके अंदर वो सारी चीजें हो रही है जो एक जीवित प्राणी के अंदर होती है। तो वो कैसे बता सकते हैं, वो आपको ये चैप्टर बताता है कि डेफिनेशन क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है। दूसरा, जो दूसरा की फीचर आपको इसमें पता चलता है वो है बायोडाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी मतलब कितने प्रकार के जीवित जीव जंतु, कितने प्रकार के जीवित जीव जंतु एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया का बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायो मतलब लैंड, डाइवर्स मतलब डिफरेंस या बहुत सारे प्रकार के, डाइवर्स है बहुत, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी एक एरिया की पता चलती है ये इस चैप्टर में। और तीसरा तीसरा तीसरी चीज क्या है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी या टेक्सोनमी, आप जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, मैंने दोनों भाषा में बता दी, टेक्सोनमी या टेक्सोनॉमी। एंड taxonomy and their species and their species। मतलब आपने पता कर लिया कि हाँ ये जो मेरे सामने ऑर्गेनिज्म है ये जीवित है, फिर आपने पता कर लिया ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी में रहता है, और फिर आपने पता कर लिया कि ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो तीन चीजें आपको ये चैप्टर बता सकता है। पहला क्या है, पहला ये जीवित है या नहीं, दूसरा ये जीवित है तो ये कहां रहता है, और तीसरा अगर ये जीवित है और ये यहां रहता है तो ये किस अपने पूर्वज से बिलोंग करता है। ये तीन चीजें इस चैप्टर के की फीचर्स हैं। एक इसका जो कट वाला पोर्शन है, ओमिटेड पोर्शन है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनमिकल एड्स। मतलब एड्स कैसे वो मदद करते हैं आपको पहचानने के लिए इन टेक्सोनमी को, क्योंकि उनमें हर एक चीजें इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न में प्रोवाइड होती है, वो अब चीज काट दी है। तो तीन ही चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो डेफिनेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली चीज क्या है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। इन दोनों के बारे में बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जरा डिफाइनिंग को पकड़े, आ जाओ डिफाइनिंग को पकड़ते हैं, इधर ले आते हैं। आ जाओ भाई, डिफाइनिंग डिफाइनिंग की बात करते हैं। ये मेरा हाथ से पेन 2 बार चलता है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, मिटता भी नहीं है।
वापस बता। चल, तो डिफाइनिंग फीचर की बात करने वाले। डिफाइनिंग, तो डिफाइनिंग फीचर से विच कैन प्रूव whether the organism in front of us, whether the organism in front of us is living or not। अगर आप पूरे सेशन के दौरान हर एक वीडियो को फॉलो करें और जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको आप अपने नोट्स में कॉपी में लिखते रहेंगे, पेपर इससे बाहर स्कूल दे नहीं सकता। पहली बात तो पूरी एनसीईआरटी में बोर्ड पे ही लिख दूंगा, बाकी कुछ चीजें मैं डिक्टेट भी करूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, वो भी आप कर लेना, वो भी आप या तो नोट कर लेना या आप स्क्रीन रिकॉर्ड, ताकि उसमें वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, या आप बार बार वीडियो प्ले कर करके आप उसको जो है मेमोराइज भी कर सकते हैं और अपनी भाषा में लिख सकते हैं। 10th का बोर्ड दिया है, सोशल स्टडीज तो सबने पढ़ी ही है, इंग्लिश भी पढ़ी है, सेंटेंस फ्रेम करना जानते हैं, सेंटेंस को लंबा बनाना जानते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, पैसेज में लिख सकते हैं, तो आप आराम से एक 3 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर का भी बना सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन को काट पीट के 3 नंबर का भी बना सकते हैं। इतनी नॉलेज तो हर एक को ही हो गई है। तो डिफाइनिंग फीचर तो ये हो गए। अब नॉन डिफाइनिंग क्या है भैया, है ना? आ जाओ जरा, नॉन डिफाइनिंग को पकड़ के नीचे ले आते हैं। तो यहां बताएंगे हम अपने नॉन डिफाइनिंग को। नॉन डिफाइनिंग बच्चों, तो नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग क्या कर रहा था, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा था कि वेदर एन ऑर्गेनिज्म इन फ्रंट ऑफ अस, एन आएगा इधर, इंग्लिश एरर, वेदर एन ऑर्गेनिज्म इन फ्रंट ऑफ अस इज लिविंग और नॉट। तो ये क्या करता है? नॉन डिफाइनिंग, विच कैन नॉट टेल an organism is living or not, which cannot tell an organism is living or not। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपको कलर पता चल गया, इधर जगह खाली है, मैं इधर जरा आपको दो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो दो डिफाइनिंग फीचर्स एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में यू हैव ग्रोथ, यू हैव रिप्रोडक्शन। ये दो चीजें आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो अब डिफाइनिंग फीचर्स क्या होंगे? डिफाइनिंग फीचर्स में आया आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, कैसे होता है, किन किन में होता है, कैसे क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, सबकी चीजें आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगी। मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग फीचर, और एक और है हमारा कॉन्शियसनेस। थोड़ी सी स्पेलिंग एरर, हाँ, कॉन्शियसनेस। तो अब ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बारी बारी से। तो इसमें से ये जो दो हैं, ये क्या है? ये है नॉन डिफाइनिंग। क्या करते हैं? ये बता नहीं पाते कि मेरे सामने जो जीव जंतु खड़ा है वो सच में जीवित है या कि मरा हुआ है, मरा हुआ नहीं है, यानी जीवित है कि नहीं है। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये क्या बताते कि मेरे सामने जीव जंतु खड़ा है, जो जीव है वो जीवित ही है, वो जिंदा है। ये दो चीजों की वजह से मुझे पता चल सकता है, इन दो चीजों की वजह से मुझे पता नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता जानते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्या आएगा? पहले ही बताया, क्या आएगा सर जी? ग्रोथ आएगी। क्यों आएगी वो तो सर जी बताएंगे, तो ग्रोथ बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ के बारे में कुछ चीजें, इंक्रीज, या बताना, क्या ये सही लिख रहा हूं? इंक्रीज इन नंबर in a population and increase in mass of an individual। यहां मैंने दो चीजें लिखी,
यहाँ मैंने दो चीजें लिख दी। पहली चीज क्या लिखी कि इंक्रीज हो रहा है नंबर में, किसमें, पॉपुलेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जीव का नंबर में इंक्रीज हो रहा है। जहां घर में पहले 4 लोग रहते थे वहां घर में अब 8 लोग हो गए। ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर इन अ पॉपुलेशन। अब दूसरी चीज, इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी जिसका वजन 50 किलो था उसे कुपोषित घोषित कर दिया था डॉक्टर ने, उसको खूब खिलाया पिलाया, न्यूट्रिशन दिया, आज उसका वजन 70 किलो है, तो उसका इंक्रीज हो गया मास में। तो क्या आप इन दोनों को ही ग्रोथ नहीं बोल सकते? इन दोनों को ग्रोथ नहीं बोल सकते क्या? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, ये दोनों ही तो ग्रोथ हैं। इस पर्टिकुलर एरिया पर पहले ये एक चेयर थी, अब इस पर्टिकुलर एरिया में मैं दूसरी चेयर लाके रख दूं तो क्या इस पर्टिकुलर एरिया में यहां नंबर ऑफ चेयर इंक्रीज नहीं हो गई? हो गई, ऑब्वियसली हो गई। अच्छा, अब इस चेयर का मैं मास निकालूं तो आएगा कुछ 1 किलो, और अगर अब मैं 75 किलो मैं इस पे बैठ जाऊं तो क्या अब इसका मास भी नहीं बढ़ गया? क्या इसका मास भी नहीं बढ़ गया? अब मैं इसके ऊपर बैठ के और मेरे को वेइंग मशीन पे बिठा दिया जाए तो क्या इसका मास नहीं बढ़ जाएगा? मेरी वजह से बढ़ा चाहे, लेकिन बढ़ा तो इसका मास भी बढ़ा। यहां अगर मैं एक और चेयर ले आऊं उसका नंबर भी बढ़ जाएगा, तो इसमें भी तो ग्रोथ हो गई, इसमें इसमें भी तो ग्रोथ हुई। तो क्या ये ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। क्या ये बोलेगा, मैं इसको इधर खड़ा कर दूं, ये बोलेगा? नहीं बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा। तो क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल आप सबके लिए यहां हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप पहुंचे यहां से गाड़ी लेके राजस्थान, आपको देखना था डेजर्ट, आपको रेगिस्तान घूमना था। आपने देखा कि मैं तो रेगिस्तान में मस्त टहल रहा हूं, वहां मेरे को थोड़ा सा रेत का टीला दिख गया, ये रहा रेत का टीला दिख गया। आप यहां खड़े हो, ये रहे आप, आपने देखा यार आज इस टीले की जो हाइट है वो 1 मीटर है। वो कितनी है? 1 मीटर। अच्छा, अब इसके बाद आप गए सोने होटल में, रात को आई आंधी तूफान, एकदम रेगिस्तानी आंधी आई। अगले दिन आप वापस आए, नेक्स्ट डे यू केम बैक, नेक्स्ट डे आपने देखा कि आंधी आने के बाद ये टीला अब इतना बड़ा हो गया है, ये टीले 1 मीटर ऊपर उठ गया, मतलब अब इसकी हाइट होगी 2 मीटर। तो क्या इसका मास भी नहीं बढ़ा होगा? मास भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन मास भी हुआ इसमें, है ना। अब आपने कल देखा था यहाँ एक ही टीला, अब आप आ जाए, आपने देखा ऐसे ही कई टीले बन के यहाँ रेडी हैं, कई टीले यहाँ बन के रेडी हो गए। इंक्रीज इन नंबर ऑल्सो, इंक्रीज इन नंबर ऑल्सो, तो मास और नंबर इसमें भी बढ़ गए। तो क्या ये अब आप इस रेत के टीले को जीवित घोषित करके इसको माला डाल दोगे? नहीं, माला नहीं डालेगी इसे, नहीं है ये जीवित, मरा हुआ है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं रहा, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं रहा। तो मेरा बताने का तात्पर्य बस यही है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं हो सकता। आप पहले घर में अकेले थे, अब आप 4 हो, आप बोलोगे मेरी तो ग्रोथ हो गई। आप पहले सैलरी 25,000 कमाते थे, आज आप 50,000 कमा रहे हो, मेरी तो ग्रोथ हो गई। आपका वजन पहले 25 किलो था, आज आपका वजन 40 किलो है, मेरी तो ग्रोथ हो गई। पर आपके सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा ये फैक्टर रेत के टीले के साथ भी हो रहा है। आज यहाँ रेत का 1 टीला था, कल यहाँ रेत के 2 टीले मिले, आज यहाँ रेत का टीला 1 मीटर का था, कल यहाँ 2 मिले 2-2 मीटर के, इसकी भी तो ग्रोथ हो गई। तो ये भी जीवित है आपके साथ, ये भी कमाने निकल जाएगा, ये भी ऑफिस में जाएगा, ये भी काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक और आंधी आएगी, एक और बन जाएगा, वो भी काम करने लग जाएगा, नहीं करेगा। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसलिए इसे हमने कैटेगराइज करा है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में। अब ग्रोथ के बाद आता है अगला आएगा 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 ये आएगा, क्यों आएगा ये मैं बताएगा, ये क्यों आएगा ये मैं बताएगा। ये कौन है? मैं कौन? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। रिप्रोडक्शन क्या होता है? 8th क्लास में आपको वापस से लेके जाना चाहेंगे, जहां आपको ये चैप्टर पहली बार जिंदगी में साइंस में देखने को मिला था। शायद से चैप्टर 7 या 8 है,
बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके स्कूलों की। 7 या 8 यही चैप्टर हो सकता है, या हद से हद 10th, 7 8 10, 7 से 10 के बीच में कोई भी एक चैप्टर ही होगा 8 क्लास की कोई भी बुक में, कोई भी स्कूल की। रिप्रोडक्शन, उस समय अब आपको क्या बताया जाता है, 10th क्लास में ही पढ़ा आपने तो रिप्रोडक्शन। 8th में सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब दो तरीके से होता है, पहली बात तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिकली प्लांट्स करते हैं, जिसमें कोई मेल या फीमेल मैटर नहीं करता, या उन दोनों का फ्यूजन मैटर नहीं करता कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैटर करता है मेल पेरेंट का अपनी फीमेल पार्टनर के पास आना, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का दोनों का क्लोज आना, ताकि वो एक ऑफ स्प्रिंग को कुछ समय बाद जन्म दे सके। प्लांट्स में भी सेम है, बट उनमें फ्यूजन नहीं होता पेरेंट्स का, फ्यूजन होता है गैमीट्स का। यहां मिलन होता है पेरेंट्स का, फ्यूजन होता है गैमीट्स का सेक्सुअल में। अच्छा, रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होती है? कोई आपको चाहिए पॉलिनेशन के लिए एजेंट, वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स। उसमें कौन कौन आते हैं? बीज आती है, मतलब इंसेक्ट्स, विंड आती है, हवा, पानी, वाटर, नेक्टर, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपके, जो उनके पोलन ग्रेन को कैरी कर सके उनके स्टिग्मा तक। मेल का पोलन ग्रेन, फीमेल का स्टिग्मा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो नीड ऑफ एजेंट्स, ये कोई वाया काम नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है। उसके बारे में भी आप जानती होंगे कैसे होता है, क्या होता है, मेरे से तो ज्यादा ही जानते होंगे। तो रिप्रोडक्शन, अबे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? when a male parent and a female parent meets parent have coitus, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वे में coitus बोलते हैं, याद रखना है coitus, and they let their gametes to fuse, they let their gametes to gametes to they let their gametes to fuse and give birth to a new individual is known as reproduction. This process is known as reproduction. अच्छा, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको अभी बोल के बताया। लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, बोल के बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो कॉपी में। एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, ये लिखो। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसके बाद लिखना सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, प्लांट्स में। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, एनिमल्स में। कैसे होता है वो बताया, पहले बोल दिया था। एसेक्सुअल कैसे होता है वो भी पहले बोल दिया था। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इतना काबिल हूं कि हाँ, मैं अपने साथ एक पार्टनर, फीमेल पार्टनर के साथ मिलके एक नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकता हूँ, यार जाहिर सी बात है ये तो कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है। अब अगर मैं इस चेयर को ले आऊं वापस से, इस चेयर की एंट्री, और इस चेयर के साथ साथ मैं इस एक और चेयर को उठा लूं, ये एक चेयर और ये एक चेयर, ये एक चेयर, ये एक चेयर, ये लो, ये दोनों मिल गए, फ्यूज हो गए एक साथ, मिक्स। क्या एक छोटा सा स्टूल भी नहीं दे सकते अब ये लोग? एक छोटा सा स्टूल भी नहीं पैदा कर सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, ये स्टूल पैदा नहीं कर सकते साथ में, ये स्टूल पैदा नहीं कर सकते। एक चेयर मिलके दूसरे चेयर के साथ एक स्टूल तो पैदा नहीं कर सकती, चेयर भी पैदा नहीं कर सकती। सर सही बात है, जा रहा है लिविंग के बीच में, जा रहा है लिविंग के पास, जा रहा है धीरे धीरे, है ना। नॉन लिविंग तो नहीं कर पा रही है काम, है ना सर, नॉन डिफाइनिंग नहीं है, गलत बोल रहे हो। अभी आपने दिखाया दो चेयर मिलके
एक स्टूल नहीं पैदा कर सकती, लेकिन दो पेरेंट्स मिलके बच्चा पैदा कर सकते हैं। लिविंग है, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग में नहीं है, डिफाइनिंग में है। अरे रुको जरा, सब्र करो, यहाँ हूं ना मैं बैठा हूं तुम्हारी बातों को प्रूव करने के लिए, तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया मैंने। सर जी, कहीं कहीं जगह पर आपको इनफर्टाइल कपल्स मिलेंगे, इनफर्टाइल कपल्स, या तो जिनका वैसेक्टॉमी हो रखा होगा या ट्यूबेक्टॉमी। 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। वैसेक्टॉमी मेल में होती है जब उसके वास जेफरेंस को, जिसमें से स्पर्म कैरी होता है, उसको कट करके टाई कर देते हैं दोनों एंड्स को अलग अलग। स्पर्म नहीं जा सकता इधर से उधर, ट्रांसफर रुक जाता है। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होता है, उनके फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देते हैं ताकि ओवम यूट्रस तक ना पहुंचे, या स्पर्म अगर इंजेक्ट हो रही है तो वो ओवम तक ना पहुंचे। इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। सर जी एक और होता है, एक और हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं। हाइब्रिड मतलब बीच के, ना वो एक तरफ लाई करते ना दूसरी तरफ। सर जी एग्जांपल दो भैया। खच्चर, भैया तुम खच्चर को ले लो, तुम्हें नहीं कह रहा, जानवर की बात कर रहे हैं। म्यूल एक हाइब्रिड एनिमल है, हॉर्स प्लस डोंकी। हॉर्स और डोंकी के स्पर्म और ओवा के मिलके म्यूल बनाते हैं। ये म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक फैक्ट है, कोई भी हाइब्रिड एनिमल कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कोई भी। नॉट म्यूल, लाइगर ऑल्सो, टाइगन ऑल्सो, हर एक, है ना, हर एक। लाइगर, टाइगॉन, म्यूल ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन। ये इनफर्टाइल कपल्स की तरह है, ये इनफर्टाइल एनिमल्स होते हैं। अच्छा सर जी एक और एग्जांपल दे दोगे तो सर थोड़ा टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। चलो इंप्रेशन पढ़ाते हैं। वर्कर हनीबी, ये लिख दिया तो वो तो बस ऐसे मक्खनी हनी लिख रहे तो वो तो एकदम ऐसे शहद की तरह पिघल जाएगा टीचर तुम्हारा। क्यों? क्योंकि वर्कर हनी बी का काम होता है सिर्फ शहद निकालना। तो सर जी इतनी सारी मधुमक्खियां कहां से आ गई? सारी की सारी वर्कर आती हैं। सर जी ये सारी वर्कर पैदा कहां से हुई फिर? जब ये सिर्फ शहद निकालती है तो पैदा करती है इन्हें क्वीन हनी बी। सर जी क्वीन हनी बी कहां रहती है? वो रहती है अपने छत्ते में ही, वो छत्ते में ही रहती है। उसका काम सिर्फ हनी बीज की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। और जो वर्कर हनी भी पैदा हुए उनका काम है सिर्फ शहद लेकर आना और इकट्ठा करना, बस। और फिर इंसानों का काम है उसी शहद को तोड़ के अपने डब्बों में भर लेना, डाबर और पतंजलि के नाम से बेच देना। वर्कर हनी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। कोई भी हाइब्रिड एनिमल जैसे कि म्यूल, लाइगर, टाइगॉन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनफर्टाइल कपल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दे कैन डू वाया आईवीएफ। क्या होता है क्लास 12 में बात करेंगे। वर्कर हनी भी कांट डू, इन हाइब्रिड एनिमल्स कांट डू। तो क्या अब ये तीनों जिंदा नहीं है? क्या ये तीनों जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे जो डिफाइनिंग फीचर में मैं बताने वाला हूँ, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म? क्या ये तीनों खाना खा के पचा नहीं सकते? पचा सकते हैं। क्या ये तीनों भाग दौड़ नहीं सकते? भाग दौड़ सकते हैं। क्या ये तीनों अपने आप से अपना काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आप इनफर्टाइल कपल को में से किसी लौंडे को मारोगे तो क्या वो बदले में उठ के नहीं मारेगा? वो दूसरा गाल आगे कर देगा? नहीं करेगा, गांधी नहीं है वो, मारेगा। हाइब्रिड एनिमल म्यूल को अगर आप एक जरा सा थप्पड़ सा मार दो, लात मार देगा, दुलत्ती मार देगा। एनिमल कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, समझ आ रहा है उसे कि क्या चल रहा है मेरे साथ, बुरा हो रहा है। वर्कर हनी भी, इनके छत्ते को हाथ लगाओ, तुम्हारा छत्ता बना देंगे। तो क्या ये एक्ट नहीं कर रहे? आपके दिए हुए स्टिमुलस पर कर रहे हैं। तो क्या ये जीवित नहीं है? हाँ जी जीवित हैं। तो हम तो बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन तो नॉन डिफाइनिंग होता है, क्योंकि मैंने चेयर का एग्जांपल दिया था, मैंने इन तीनों का भी एग्जांपल दिया। तो क्या ये तीनों जीवित हैं? चेयर जीवित नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ जीवित के लिए बात कर रहे थे, है ना। ये तीनों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट स्टिल जीवित हैं। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते फिर भी जीवित हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर कहला दिया। और ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर कहला दिया। एग्जांपल यहां दिखाया, यहां दिखाया। ये दो लाइव, एक लाइव एग्जांपल एक बोर्ड पे, यहां भी एक लाइव एग्जांपल एक बोर्ड पे, एक नहीं बल्कि 3 बोर्ड पे। तो आपको ऐसे अच्छे 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 एग्जांपल्स लिख कर आने अपने पहले पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो भी आपका होगा, उसमें लिखोगे ऐसे एग्जांपल्स, पक्का मिलेंगे नंबर, कोई नहीं काट सकता। एग्जांपल्स और डायग्राम तो बहुत मैटर करते हैं। अब ये नहीं कि डायग्राम बोल दिया तो नॉन डिफाइनिंग में ऐसे रेत का टीला बना के दिखा दिया, इसको वर्डिंग्स में लिखो। फॉर एग्जाम्पल करके लिखो।
है ना, स्टीप बोलते हैं शायद इसे, स्टीप, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल वो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो आपको मार्क मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं अपने पहले पीरियोडिक टेस्ट में। और आई होप आपको ये पहला लेक्चर अपनी क्लास 11th का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको, शायद एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि हाँ आगे जाके बायोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं अपनी तरफ से 101 से 110% दूं कि मैं आपको वो बायोलॉजी और इंटरेस्टिंग और लाइव एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा सकूं। फिलहाल आज हमने सिर्फ और सिर्फ देखा इसके की फीचर्स क्या क्या है, मतलब हमें क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में। दूसरा हमने देखा कि नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर में अंतर क्या होता है, चार टाइप होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज ऑफ नॉन डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस इज ऑफ डिफाइनिंग फीचर। तीसरा हमने देखा कि नॉन डिफाइनिंग फीचर में ग्रोथ क्यों आता है, किस वजह से लाई करता है, इस वजह से लाई करता है, वरना ये भी डिफाइनिंग फीचर होता। रिप्रोडक्शन किस वजह से लाई नहीं कर पाता, वरना ये भी लाई करता। अब कल या जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं डिफाइनिंग फीचर। अभी आप जान चुके हो, अभी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जाने हो, अभी आप जाने हो कि किन वजह से हम सामने वाले को लिविंग नहीं बोल सकते। अब आप जानोगे किन वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल सकते हैं, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर्स और उसके साथ साथ हम थोड़ा बायोडाइवर्सिटी को भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।